हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है फ़ॉरेन एक्सचेंज। अगर हम फ़ॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो फ़ॉरेन एक्सचेंज से दो चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। एक है फ़ॉरेन करेंसी और दूसरा है एक्सचेंज रेट। ठीक है। फ़ॉरेन एक्सचेंज इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज। अब देखिए, फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होगी। फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो प्लेस है, मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पर किस चीज़ का ट्रेड होता है, करेंसी का। मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पर एक करेंसी को कन्वर्ट कराया जा सकता है दूसरी कंट्री करेंसी में, उसे को क्या बोला जाएगा, फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये देखिए, ये डेफिनेशन है। फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर द मार्केट्स इन विच वन करेंसी कैन बी ट्रेडेड फॉर अदर। टर्म जो हमारी यूज़ होती है फ़ॉरेन एक्सचेंज में, वो हमारी यूज़ होती है, मैं बता देती हूँ आपको, फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट। फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो रेट जिस रेट पर एक कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट कराया जा सकता है दूसरी कंट्री की करेंसी में, उसे बोला जाता है फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब जिस रेट से आप एक कंट्री करेंसी को कन्वर्ट करा सकते हो दूसरी कंट्री की करेंसी में, उसे बोला जाएगा फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट। मान लीजिए हम यूएस डॉलर की बात करते हैं कि मान लीजिए हमें $1 परचेज़ करना है यूएस डॉलर, तो उस केस में हमें 80 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया। तीन चीज़ों के बारे में पता चला। फ़ॉरेन एक्सचेंज मतलब फ़ॉरेन करेंसी, फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब वो मार्केट जहाँ पर फ़ॉरेन करेंसीज का ट्रेड होता है, जहाँ पर एक करेंसी को कन्वर्ट कराया जा सकता है दूसरी करेंसी में। एक टर्म मैंने जो यूज़ करी है वो मैंने यूज़ की है फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट। कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो रेट जिस रेट पर एक कंट्री की करेंसी को हम चेंज करा सकते हैं दूसरी कंट्री की करेंसी में, उसे बोला जाता है फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है। अब देखिए, एक बात करते हैं कि इंडिया में जो फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट है या फ़ॉरेन एक्सचेंज है, उसे कौन रेगुलेट करता है। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें तो जो स्टेचुरी पावर थी एक्सचेंज कंट्रोल को लेकर, वो थी फेरा के पास। यहाँ पर एक एक्ट बना था जिस एक्ट का नाम था फेरा एक्ट 1947। फेरा क्या, फ़ॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। इस एक्ट को रिप्लेस किया फ़ॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। मतलब इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, उसमें चेंजेस हुए, फिर उसके बाद उसको रिप्लेस करके नए प्रावधान आ गए उसको। और ये जो एक्ट था, ये आरबीआई और साथ में कुछ कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का था, दोनों मिलकर इस एक्ट पर कंट्रोल बनाए हुए थे, कंट्रोल या रेगुलेट किए हुए थे। अब देखिए, फिर से बहुत सारे चेंजेस हुए फ़ॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड पॉलिसीज़ में, टर्म एंड कंडीशन में। फिर क्या हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया 1991 में। वो तो आप लोगों को पता ही है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का क्या रिज़ल्ट हुआ कि जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स की गई 1993 में, तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि इससे बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया, डेवलपमेंट हुई एक्सटर्नल सेक्टर या फिर हम बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में। जैसे कि फ़ॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व इंक्रीज़ हुआ, ट्रेड में ग्रोथ हुई, लिबरलाइजेशन हुआ, इन्वेस्टमेंट का बाहर अगर करना चाहें, टैरिफ को रैशनलाइज किया गया, करंट अकाउंट को कन्वर्टिएबल किया गया, चेंज किया गया उसमें। तो फिर और क्या किया कि एक्सटर्नल बोरोइंग को बढ़ावा दिया गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा सकते थे। तो इन सब चेंजेस को लेकर गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लेकर आए जिसका नाम था, ध्यान से सुनना, फेमा एक्ट। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट को रिप्लेस किया। ये जो फेमा एक्ट है ना, ये नया एक्ट था। ये किसको रिप्लेस होने के बाद आया, फेरा में हम बात कर रहे थे ना कि पहले 1947 में आया, फिर इसमें अमेंडमेंट्स होकर बड़े सारे प्रावधान, बड़े सारे प्रोविजंस इसके चेंज हुए 1973 में। फिर 1991 का लिबरलाइजेशन आया जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में, लिबरलाइजेशन के साथ ग्लोबलाइजेशन भी आया था, तो बहुत सारी चीज़ों में एग्जाम्पशंस छूटें मिली थी। उसके बाद 1999 में एक और एक्ट का ओरिजिन हुआ, और ये जो एक्ट बना था ये एक पुराने एक्ट को रिप्लेस करने के बाद बना था, और जो एक्ट रिप्लेस हुआ था वो था फेरा एक्ट
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसकी जगह जो नया एक्ट बना वो था फेमा एक्ट। और फेमा का वैसे जैसा मैंने कि फुल फॉर्म बताया, इसका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया? 1999 में। लेकिन एनेक्ट कब हुआ? एनेक्ट हुआ ये 1 जून 2000 को। ठीक है, इसका एनेक्टमेंट का मतलब ये कब लागू हुआ? 1 जून 2000 से ये लागू हुआ। अब हम नेक्स्ट जो टर्म है वो बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्या मतलब होगा? इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, बहुत लार्ज अमाउंट का है। और इसके अंदर क्या होता है? कैश होल्डिंग। कैश होल्डिंग के अंदर हम इंडिया की करेंसी को छोड़कर बाकी कंट्रीज की करेंसीज की बात कर रहे हैं। बॉन्ड्स, बैंक डिपॉजिट्स, अदर मॉनेटरी एसेट्स। और वो मॉनेटरी एसेट कैसे करेंगे? मॉनेटरी एसेट जो भी होंगे वो इंडिया की करेंसी को छोड़कर बाकी कंट्रीज़ की करेंसी में होंगे। ये सारे के सारे रिजर्व कौन मैनेज करता है? ये ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दीज रिजर्व्स आर मैनेज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है मेनली यूएस डॉलर और गोल्ड से मिलकर बना है। और जितना फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के पास है उसका 6% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसकी फॉर्म में है? गोल्ड की फॉर्म में है। 2019 की बात करें तो जो इंडिया है, इंडिया वर्ल्ड का क्या था? 7th पोजीशन में था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने को लेकर। क्लियर हुआ इतना कि इंडिया की क्या पोजीशन थी 2019 में? 7th। और इंडिया में जितना फॉरेन एक्सचेंज होगा उसका 6% किस फॉर्म में होना चाहिए? गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए। ये चीज़ें हैं, कुछ बारीकियाँ हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। आगे नेक्स्ट जो है वो है एक्सचेंज रेट। मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया था एक्सचेंज रेट क्या होगा। वो रेट जिस रेट पर एक करेंसी को कन्वर्ट, एक कंट्री की करेंसी को बोल सकते हैं, कन्वर्ट कराया जा सकता है दूसरी कंट्री की करेंसी में, उसे हम बोलेंगे एक्सचेंज रेट। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? वो रेट जिस रेट पर एक कंट्री की करेंसी को हम कन्वर्ट करा पाएंगे दूसरी कंट्री की करेंसी में, वो रेट कहलाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आगे अगर हम बात करें कि एक्सचेंज रेट है, ठीक है, तो एक्सचेंज रेट कितनी तरह का होता है? तो एक्सचेंज रेट जो है ना वो बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, या बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज पर की बात करें, फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? जो रेट कौन फिक्स करेगा? गवर्नमेंट फिक्स करेगा। पहली चीज़ क्या हो? फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। क्या फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज मार्केट फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होता है? नहीं, मार्केट फोर्सेस से, मार्केट फ्लक्चुएशन से फिक्स एक्सचेंज रेट अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट को कौन इम्प्लाई करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट परफॉर्म पैगिंग ऑपरेशन टू एनफोर्स दिस रेट। मतलब गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है? इसकी करेंसी की वैल्यू को फिक्स करना होता है गोल्ड या डॉलर की फॉर्म में। क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट को फिक्स करना होता है कितना डॉलर रखना है भाई और कितना गोल्ड रखना है। जैसा कि अभी हमने बात करी थी ना कि इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो मेनली 2 चीज़ों के कॉम्पोजिशन से मिलकर बना है, एक यूएस डॉलर और दूसरा गोल्ड। अगर हम बात करें कि जो फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज है वो एनफोर्स कैसे हुआ, एनफोर्समेंट ऑफ किस वजह से एनफोर्स हुआ, क्यों लागू करना पड़ा, तो यही है कि फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज करने से क्या होता है कि इंटरनल स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है, कंट्री के अंदर की इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है, स्पेकुलेशन को ख़त्म किया जा सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सकता है। पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये एडवांटेजेस हैं, आप अलग से एक एक पॉइंट अलग कर सकते हैं। क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, स्पेकुलेशन सट्टाबाजारी को ख़त्म करना, इंटरनल स्टेबिलिटी बढ़ाना, कंट्री के अंदर की इकोनॉमी को डेवलप करना। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? अनरियल नेचर, मतलब हम जितना सोचकर चलते हैं ना, क्योंकि मार्केट कंडीशन पर, मार्केट फोर्सेस पे ये डिपेंड नहीं करता, तो इसकी नेचर क्या हो गई? थोड़ी अनरियल हो गई। अननेसेसरी फॉर पर्टिकुलर एरिया, इंटरनेशनल क्राइसिस को ये फेस करता है। अब ये फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज है, डिटरमाइन कैसे होता है ये देखिए। डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज।
फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज है ना, उसे कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट। 1930 से पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड थे वो प्रिवेल करते थे, मतलब किसी भी कंट्री ने ट्रेड करना है ना, तो ट्रेड के बदले करेंसी की बजाय वो क्या किस चीज़ में ट्रेड करते थे? गोल्ड में ट्रेड करते थे। अब हमें पता है 1945 में आईएमएफ का ओरिजिन हुआ, तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी आईएमएफ की, उन्हें अपनी करेंसी को किस फॉर्म में डिक्लेयर करना पड़ता था? गोल्ड की फॉर्म में दिखाना पड़ता था कि मेरे पास मान लो 1 लाख करोड़ की करेंसी है, तो 1 लाख करोड़ में कितना गोल्ड आएगा। ठीक है, ये हेल्प करता था फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन करने में। क्लियर हुआ इतना? एक्सचेंज डिपेंड्स, तो किस पर डिपेंड कर रहा था? इनडायरेक्टली हम कहें तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट था वो डिपेंड कर रहा था गोल्ड प्राइस ऑफ द करेंसी, कि जितने जो भी उस करेंसी का गोल्ड प्राइस होगा उसके ऊपर उसका एक्सचेंज रेट सेट हो रहा था। क्लियर? कौन डिटरमाइन कर रहा है? गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है। उससे गवर्नमेंट किसको ध्यान में रखकर? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या कहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि जितनी भी आपकी कंट्री में जितना पैसा है उसे आपको किस फॉर्म में दिखाना है? उसे कन्वर्ट करना है एक तरह से गोल्ड की फॉर्म में, और उसके बेस पर क्या डिटरमाइन होगा? फिक्स एक्सचेंज रेट। दूसरा होता है हमारा फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? इस टाइप के जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, यहाँ पर करेंसी की वैल्यू को हम डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशन। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशन बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब क्या है? फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज को पैग नहीं करती गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है। अब एडवांटेजेस क्या होंगी फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज? मैंने कुछ अगर मैंने कहीं फिक्स बोल दिया फ्लेक्सिबल की जगह, तो उसे टिक कर लेना। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो मार्केट कंडीशन से डिटरमाइन होता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होंगी फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज की? इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट। रेगुलेटेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया जा सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक किया जा सकता है, लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सकता है। अब इतनी एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, ऑब्वियस है। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है भाई कब फ्लक्चुएट कर जाए एक्सचेंज रेट। स्पेकुलेशन, सट्टा अच्छा चलता है ऐसी मार्केट में। इन्फ्लेशन हो जाता है कंट्री के अंदर, और साथ में नेचर प्रैक्टिकली ये अप्लाई हम नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आता है कि हम डिटरमाइन कैसे करते हैं फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज को? तो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होता है, और मार्केट फोर्सेस की बात करें तो क्या? डिमांड एंड सप्लाई, जो कि गवर्नमेंट गवर्न नहीं करती। डिमांड और सप्लाई जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई, और ये फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। अब आगे हम बात करें इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा। देखिए, जहाँ पर सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की इक्वल हो जाए किसके? डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। जहाँ पर सप्लाई बराबर हो जाएगी डिमांड के, तो वो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। मतलब व्हेन द डिमांड ऑफ फॉर द फॉरेन करेंसी इक्वल टू इट्स सप्लाई, देन दैट इज कॉल्ड par rate of exchange or equilibrium rate of exchange। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर देखिए इफ़ देयर इज़ राइज इन द रूपी पर डॉलर एक्सचेंज रेट, रूपी बढ़ जाता है डॉलर के कंपैरिजन में, इसका मतलब क्या है? इंडियन गुड्स क्या हो गई है? सस्ती हो गई हैं। ठीक है, फॉरेनर्स के लिए। तो ये क्या कंपेल करेंगी इंडिया? तो ये इंडिया को मतलब एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे इंडिया के, और सप्लाई भी फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ जाएगी। कन्वर्सली अ फॉल इन रूपी पर डॉलर, रूपी गिर जाए तो क्या हो जाएगा? रूपी पर डॉलर, तो उस केस में एक्सपोर्टर्स के लिए जो इंपोर्ट करना चाहेंगे दूसरी कंट्री के लोग, उनके लिए वो महंगा हो जाएगा। तो वहाँ पर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। एक मिनट में बस दिखाती हूँ आपको। ये डायग्राम आपको दिख रहा है? ये देखिए,
ये क्या है, ये वाला कर्व, ये डिमांड कर्व है। ये क्या है, सप्लाई कर्व। कहाँ इंटरसेक्ट किया, पॉइंट ई पर। जहाँ ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब डिमांड जहाँ आपकी सप्लाई के इंटरसेक्ट कर रही है, वो क्या हो गया, फॉरेन इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ नीचे हम लेकर चल रहे हैं क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ नीचे हमने क्वांटिटी ली, यहाँ पर हमने रेट ही लिया। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में मैच कर जाएं, वो पॉइंट होगा आपका इक्विलिब्रियम रेट। मान लीजिए प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने से क्या होगा, जैसे प्राइस बढ़ गया, पहले पी था, पी1 हुआ, उससे क्या होगा, क्वांटिटी, प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी उसकी, कम। लेकिन कम प्राइस का हम सप्लाई पे इम्पैक्ट देखते हैं। अगर देखिए ये हो गया सप्लाई, प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ जाती है, मतलब प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन हो गया, प्राइस और डिमांड का इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। सिमिलरली प्राइस कम हुआ इक्विलिब्रियम रेट से तो डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई। ये था डायग्राम इसका। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर अपना। थ्योरीज मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। अब थोड़ा सा आप आ जाइए, फॉरेन एक्सचेंज फ्लो भी पढ़ेंगे और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। एक मिनट, इतना तो समझ आया है ना आपको? कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए और पूछ लीजिए। चलिए हम बात करते हैं आगे, कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस किस से मिलकर बना है इंडिया में। अब हमें पता है आरबीआई एक्ट एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लीगल प्रोविज़न मेंटेन किए हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से लेकर। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व की परचेजिंग कहाँ से करनी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन किस तरीके से चलेंगे, उस चीज़ को गवर्न करता है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना इंडिया का, वो एक तरह से रूपी को ऊपर नीचे जाने से एक कुशन का काम करता है, मतलब उसका एक हेजिंग का काम करता है कि उसे बचाता है ऊपर नीचे बार बार वॉलेटाइल होने से। अगर हम इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले आती हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट किस किस से मिलकर बनी हुई है, ये इंडिया का लार्जेस्ट कंपोनेंट है और जिसे हम बोलते हैं गोल्ड, सोना। दूसरा होता है एसडीआर। एसडीआर क्या होता है, पेपर फॉर्म ऑफ गोल्ड। ये किसने क्रिएट किया था एसडीआर, ये आईएमएफ ने क्रिएट किया था। ठीक है, ये आर्टिफिशियल करेंसी का काम करती है। एक होता है रिजर्व ट्रांचे पोजीशन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एन इकोनॉमी इन केस ऑफ एनी इकोनॉमिक स्लो डाउन। जैसे ये ट्रांचे ना आईएमएफ के पास भी मेंटेन रहता है कि अगर आपका कभी इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ तो आप उस अपने रिजर्व ट्रांचे का यूज़ कर सकते हो। ये एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट में हेल्प करता है जो रिजर्व ट्रांचे होता है। उसके बाद हम बात करें, ये स्टैटिस्टिक्स दे रखी है इस स्लाइड के अंदर, अगर आपको कुछ देखना हो तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट पॉलिसी, या फिर हम बोल सकते हैं इसे फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, कि इंडिया में कैसे मैनेज होता है। अब इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रेट पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंस से बनी हुई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस का पीरियड को हम क्या कहते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा था। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि ब्रेटन वुड सिस्टम था। ब्रेटन वुड सिस्टम का मतलब ब्रेटन वुड में किसका ओरिजिन हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके अकॉर्डिंग जो रेट थे किसी भी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रेट किस बेस पर तय होना था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पर। अब देखिए ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। अब जो इंडिया की जो करेंसी थी, इंडिया का रुपी था, वो किसके थ्रू मेज़र करते थे, पाउंड स्टर्लिंग के। ठीक है, जैसे ही ब्रिटन वुड्स सिस्टम 70s के अंदर आके कोलैप्स हुआ, इंडियन रुपी को क्या किया गया था, अनलिंक कर दिया पाउंड स्टर्लिंग, क्योंकि ब्रिटेन का हमारे ऊपर बहुत सालों तक राज रहा है। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अब पाउंड स्टर्लिंग के ऊपर, पाउंड स्टर्लिंग से निजात पाने के लिए 1970 में
क्या किया गया, डी लिंक कर दिया, डी लिंक बोल सकते हो, अनलिंक कर दिया इंडियन रुपीज़ को पाउंड स्टर्लिंग से। फिर उसके बाद से एक्सचेंज रेट थे वो डिटरमाइन होने लगे फ्लक्चुएशन से। फ्लक्चुएशन किस चीज़ का, फ्लक्चुएशन इन द करेंसीज ऑफ इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। उसके बाद ये जो एक्सचेंज रेट है वो किससे डिटरमाइन होने लगे, मार्केट फोर्सेस इन ए फेस्ड मैनर। मार्केट फोर्सेस से ये हमारे क्या होने लगे, डिमांड और सप्लाई से इन्फ्लुएंस होने लगे। बट दैट लीड टू डिफ़िकल्टी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखिए आगे क्या था, जितने भी हमारे चेंजेस आ रहे थे कि पहले फिक्स एक्सचेंज रेट चल रहा था, आईएमएफ उसे मॉनिटर कर रहा था, फिर 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट है इसे कन्वर्ट कर दिया गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। फिर ये जो है ना, ये जितने भी इम्बैलेंसेस हो रहे थे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे थे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की डिमांड हुई तो 1991 में नई एक्सचेंज रेट पॉलिसी आई। नई एक्सचेंज रेट पॉलिसी आने के बाद 1 मार्च 1992 में ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम शामिल हुआ, जिसका एक नाम था लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे बाद में मॉडिफाई करके कर दिया सिंगल मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इसे 1993 में चेंज कर दिया। किसे चेंज कर दिया, LERMS, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो रिजर्व बैंक एक्सचेंज रेट पॉलिसी है इससे मॉनिटर और डेवलप मतलब जो रिजर्व बैंक की एक्सचेंज रेट वही इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में काम करती है उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ भी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इंटरनेशनल मार्केट में भी इनके पास इंटरफेयर करने का राइट होता है कि फ़ॉरेन करेंसी को ख़रीदने और बेचने का। मार्केट ऑपरेशंस हैं, चाहे वो बिजनेस पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड हों और चाहे वो बाकी किसी चीज़ से रिलेटेड हों, आरबीआई उन्हें गवर्न करता है। आरबीआई रूपी फॉरेन करेंसी स्वैप, फॉरवर्ड रेशियो एग्रीमेंट, फॉरेन फ्यूचर एटसेट्रा को भी अलाउ करता है फॉरेन मार्केट में। क्लियर हुआ इतना, मतलब ये पूरी की पूरी आपने एक हिस्ट्री लिखनी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में। लिख सकोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। उसके बाद आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लो। फॉरेन एक्सचेंज फ्लो क्या हो गया, आफ्टर लिबरलाइजेशन। अगर हम आफ्टर लिबरलाइजेशन की बात करें, कब आया था लिबरलाइजेशन, 1991 में। एक ड्रामेटिक चेंज आया, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो एकदम बहुत ज़्यादा हो गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने अपना मेजर रोल प्ले किया था क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी उस टाइम पे। अब फॉरेन एक्सचेंज फ्लो क्या थे, डेब्ट लाइबिलिटी थी। भाई कोई कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है हमारी कंट्री में, हमें उसका रिटर्न तो करना ही होगा ना। अब फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो रही हैं, लोन आ रहे हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आ रही है, ट्रेड क्रेडिट आ रहा है, कुछ नॉन डेट फ्लो थे, मतलब ये तो डेट फ्लो थे जो वापस करने हैं। अब नॉन डेट क्या हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब मेजर बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स की बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज फ्लो के, तो कुछ मेजर बेनिफिट्स फॉरेन एक्सचेंज फ्लो के ये हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है, हेल्प करता है बैलेंस करने में इनकम एंड कंजम्पशन। किस चीज़ की इनकम और कंजम्पशन, डिमांड और सप्लाई। किस चीज़ की डिमांड और सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज। तो पहला आ गया था पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा आ गया बैलेंसिंग बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में। अब बात करते हैं मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, एक प्रॉब्लम ये क्या है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ावा देता है। जो करंट अकाउंट हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में बात करी थी ना, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, तो उधर डेफिसिट की प्रॉब्लम बनी रहती है। फाइनेंशियल क्राइसिस का डर रहता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाती है, इनडायरेक्टली बढ़ानी पड़ती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। यहाँ पर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का चैप्टर यहीं फिनिश। कोई भी डाउट हो आप अपना
क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।